अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये 37 लेक्चर ही जो है वो मैं उसमें इसके पिछले हिस्से में वो किया था प्रोसेस का सवाल, तो वो बस ख़त्म हो गया। तो अब इसको मैं अगले चैप्टर पे लेके जा रहा हूँ। अच्छा, मैं जो होमवर्क दिया था वो मैं 39 लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि जो क्लास में नूर बैठा हुआ है इस बेचारे ने भी करना है। तो मैं चूँकि आज ही रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ तो ये 38 आज करेंगे ना, 39 में। बजटिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग भी एक मुश्किल चैप्टर था। उस पर भी अल्लाह का शुक्र है कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, समझ आया होगा। प्रोसेस कॉस्टिंग, बजटिंग भी बहुत मुश्किल है, बल्कि आगे हर चैप्टर के बारे में आप मुझसे ये सुनेंगे कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत मुश्किल है? वो असल में सेपरेट चैप्टर नहीं आता ना, वो वेरिएंस के साथ आता है, तो इसलिए वेरिएंस मुश्किल है। इसके बाद वेरिएंस कराना है वो भी मुश्किल है, डिसीजन मेकिंग करानी है वो भी मुश्किल है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल है क्योंकि जिंदगी मुश्किल है। तो अगर आपको नहीं पसंद है तो चाहे मर जाए जाके, अगर नहीं तो फिर ये करें। बजटिंग, बजटिंग में कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो बुक में बताई हुई हैं फोरकास्टिंग के हवाले से, सिलेबस में डाली हुई हैं, इसलिए उनको गो थ्रू ज़रूर करूँगा, ये ना हो कि सवाल ही पूछ लें उस पर। और उनमें से दो चीज़ें समझा दूंगा और एक आपको मैं टॉपिक बुक से पढ़ने के लिए, आई कैप की बुक से पढ़ने के लिए दे दूंगा, क्योंकि ये स्टैट्स की चीज़ें हैं, ये आपने स्टैट्स में पढ़ी हुई हैं, वो मैं बुक से पढ़ने के लिए खुद ही दे दूंगा। पता नहीं, मुझे लगता है शायद कि एम बेकार में सिलेबस में डाला हुआ है खाना पूरी के लिए, सवाल उस पर आना चाहिए नहीं, लेकिन आ सकता है। तो इसमें जो मेन टेस्टिंग है वो तो मैं करा ही रहा हूँ आपको। फिर जो स्टैट्स की चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई हैं पहले, उनमें से मैं एक दो चीज़ें दो बता दूंगा, एक आपको आई कैप की बुक से खुद ही पढ़ने के लिए कह दूंगा, और उसमें फिर अगले दिन अगर पढ़ा होगा कोई मसला होगा तो मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा उसका। लेकिन वो मैं इस चैप्टर के एंड पे समेटूंगा, लपेटूंगा। अभी इसके हम फुल फ्लैश एग्जाम क्वेश्चंस पे चलते हैं। बजट क्या है? बजट आपको शायद वर्डिंग से आइडिया हो ही जाए। बजट हम करते ये हैं कि हम प्लान करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि ये कोई कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, हम अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, और ये टर्म इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होती है। ये घरों के अंदर भी होती है कि नहीं इस दफ़ा बजट नहीं है, मतलब आप अगर अपने पेरेंट्स से कोई डिमांड कर रहे हैं और वो ये कह देते हैं कि नहीं इस दफ़ा बजट नहीं है, तो वो ये प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं बात। या इसी तरह गवर्नमेंट जो बजट पेश करती है, बजट है क्या? बजट होता है टारगेट। क्या टारगेट? जो हम अगले साल के लिए अपने लिए एक डिसीजन करते हैं। जैसे बिजनेस है, अगर उसने अगला साल अपने लिए टारगेट सेट किया कि 5 मिलियन यूनिट्स बेचने हैं, 5 मिलियन यूनिट्स बेचने का मतलब है कि 200 मिलियन रुपए की सेल्स करनी है। अब उन 200 मिलियन की सेल्स करना, ये उन्होंने अपने लिए एक टारगेट सेट कर दिया, ये बजट है। उस 200 मिलियन की सेल्स के लिए इतनी कॉस्ट ऑफ सेल होगी, इतने एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे, इतने फाइनेंस कॉस्ट होगी, ये एंड पे नेट प्रॉफिट निकलेगा, इस सारे काम से इतना इतना कैश आया करेगा, इतना इतना कैश जाया करेगा। यानी हमने अपने अगले साल के लिए टारगेट सेट कर लिया, प्लानिंग कर ली। इस सब को जब रिपोर्ट्स की शक्ल दे दें तो वो बजट्स कहलाते हैं। इस चैप्टर में मेन बात दोबारा बता रहा हूं, ये हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, जनरली 1 साल, सवालों के एतबार से नॉर्मली 1 साल, कि हम अगले साल की प्लानिंग कर रहे होते हैं, और उस अगले साल की प्लानिंग को जब फाइनेंशियल फिगर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो बजट्स हैं। इसमें जो टेस्टिंग होती है, इसमें जो टेस्टिंग एरिया है, एक है इसमें कैश बजट, ये एग्जाम में बहुत टेस्ट होता है। एक है इसमें बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो ज़्यादा कॉमन है और आप समझ लें कि तकरीबन बराबर बराबर ही हैं।
जितनी दफ़ा वो टेस्ट हुआ होगा तकरीबन उतनी दफ़ा बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस टेस्ट हुआ होगा। तो ये दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ और छोटे छोटे बजट्स हैं जिनको मैं अदर बजट्स कह देता हूं, और बाद में रिलेट करना होगा, इसलिए दो चार की मिसालें भी अभी लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट। बाकी फिर इनको जब मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा तो फिर और मिसालें भी बताऊंगा। अभी सिर्फ ऐसी इंट्रोडक्शन के लिए दो तीन मिसालें लिख दी। तो इस चैप्टर में आपसे जो टेस्ट होगा वो बजट्स बनाने टेस्ट होंगे। बजट्स क्या है? अगले साल की, अगला क्वार्टर भी हो सकता है, नॉर्मली साल होता है, अगले साल की प्लानिंग है कि अगले साल में हमने क्या करना है, उसके लिए क्या क्या एक्सपेंसेस करने होंगे, क्या क्या सेल्स होंगी, कितना प्रॉफिट आएगा, कितना कैश रिसीव होगा, कितना कैश आउट होगा, ये अगले साल की प्लानिंग है। और जब इनको रिपोर्ट्स की शक्ल दे देते हैं तो वो बजट्स बन जाते हैं। कैश बजट नाम से लग रहा है, इसमें क्या क्या चीजें होंगी? कैश बजट क्या होगा? सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट। कैश बजट में क्या होगा? इनफ्लोज और आउटफ्लोज। तो कैश बजट क्या है? अगले साल के इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो हमने फोरकास्ट किए हैं वो कैश बजट है। बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? जो इनकम स्टेटमेंट होती है। बजटेड जो अगले साल का बजटेड है। एक्चुअल जो इस साल गुजरे हुए का डाटा है, बजटेड जो अगले साल का प्लान है। तो इसमें हमने P&L बनाना होगा, लेकिन सवाल की इंफॉर्मेशन सारी बजटेड होगी। तो ये कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज फॉर्मेट बताता हूं उसका, और ये इनकम स्टेटमेंट बस क्या है कि आपको इंफॉर्मेशन सारी प्रोजेक्शंस में दी हुई है। इस चैप्टर में एज अ टॉपिक सिखाने वाला नया कुछ भी नहीं है। छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन जो मेन इस चैप्टर के सवाल है ना, उनमें सिखाने वाला कोई नया टॉपिक नहीं है। जैसे आप इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि प्रोसेस कॉस्टिंग हमने अभी चैप्टर किया, इसमें बहुत कुछ नया नॉलेज था। मैंने बहुत सारी नई स्टेटमेंट्स, नई वर्किंग सिखाई, और सवालों पर ले जाने से पहले छोटे छोटे मैंने आपको स्टेप्स करा के नया नॉलेज दिया कि ये रिपोर्ट बनती है, ये स्टेटमेंट बनती है। नया नॉलेज था ना, प्रोसेस में जो सीखा नया नॉलेज था। इसी तरह से जो हमने ओवरहेड वाला चैप्टर किया था इससे पहले, उसमें भी कोई एक प्रोसीजर सिखाया था कि ये एक प्रोसीजर है, इसमें इस तरह से बांटे जाते हैं, इस रेशियो में बांटे जाते हैं। एक नया नॉलेज था। इन्वेंट्री में नया नॉलेज था। ये जो बजटिंग है ना, इसमें कोई नया नॉलेज नहीं है। इसमें एग्जामिनर क्या टेस्ट कर रहा है? आपको कंप्यूटिंग स्किल्स होनी चाहिए, कैलकुलेशंस टेढ़ी मेढ़ी घुमा फिरा के आप कैलकुलेशंस करने के काबिल हों, और अंग्रेजी पढ़ के समझ आनी चाहिए। कंप्रीहेंशन का पेपर नहीं होगा इसमें, लेकिन जिस तरह से इंफॉर्मेशन दी हुई है, किस तरह से घुमा फिरा के बात की हुई है, आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो। और आपकी कंप्यूटिंग स्किल्स क्या मुराद है कि पिछले साल सेल इतनी थी, उसमें से 70% 40% ग्रो करेगी, उसमें से 30% 60% ग्रो करेगी। अगले साल की सेल निकाल सकते हैं, कैलकुलेशंस ही है ना ये। तो ये चीज टेस्ट होती है इस सवाल के अंदर। बाकी इसके अंदर आपने जो ऑब्जर्व करना है, मैं आपको इसके सवाल कराऊंगा काफी सारे। मेरा ख्याल है कि कुछ 7-8 सवाल तो उसके मैं कम से कम 5 पेपर्स के कराऊंगा। उसके अलावा जो होमवर्क है एक एक रोज का डिस्कस करना, वो अलग है। तो इसकी हम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। उस प्रैक्टिस को इतना सारा कराने का मकसद क्या है कि आपको चीज़ों के रिलेशन समझ आने शुरू हो जाएं, आपको कुछ वर्किंग्स याद हो जाएं कि अच्छा ये वर्किंग तो चलो हर सवाल में ही कर रहे होते हैं। सेल्स बार बार बड़े अजीब तरीके से निकल रही होंगी, वो भी प्रैक्टिस आनी शुरू हो जाए। तो इसमें आपने जो सीखना है वो प्रैक्टिस से ही सीखना है। इसमें कोई ऐसा नया नॉलेज नहीं है कि मैं आपको वो पहले नॉलेज दे दूं उसके बाद आप ये सवाल करने को काबिल होंगे, नहीं। इसमें आपके कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का सेल से क्या ताल्लुक है, यूनिट्स क्या होते हैं, प्राइसेस क्या होती हैं, ये तो कॉस्ट का नॉलेज है। कंप्यूटिंग स्किल्स और अंग्रेजी, कि आप अंग्रेजी पढ़ के इन चीज़ों को समझ सकें, ये चीज़ इन सवालों में टेस्ट हो रही है। तो इसमें मैं डायरेक्टली सवालों पे ही जाने लगा, और इसमें आसान से शुरू कर रहा हूँ। एक सवाल खुद बना देता हूँ, बाकी फिर इसमें 5 पेपर के हम आसान से मुश्किल की तरफ मूव करेंगे, लेकिन इसमें डायरेक्ट प्रैक्टिस पे जाने लगा हूँ। इसमें कुछ ऐसा नॉलेज है ही नहीं कि मैं दूं तो हम सवाल करने के काबिल हूँ। इनमें से पहले कर लेते हैं कैश बजट। पहले कैश बजट करते हैं।
अच्छा, कैश बजट का या तो मैं आपको पहले फॉर्मेट बताऊं और फिर उसके बाद सवाल कराऊं, लेकिन इसका इतना सिंपल सा फॉर्मेट है कि अलग से फॉर्मेट बताने की बजाय मैं आपको डायरेक्टली सवाल करा देता हूं, उसी में फॉर्मेट भी नजर आ जाएगा। सिंपल सा असूल ये है कि ये एक इनफ्लोज आउटफ्लोज की रिपोर्ट है। हम इसमें क्या बताएंगे कि इनफ्लोज क्या क्या होंगे, इनफ्लोज लिखेंगे, आउटफ्लोज क्या क्या होंगे, आउटफ्लोज लिखेंगे, उनका एक नेट टोटल करेंगे, उसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है। तो इसको अलग से फॉर्मेट बताने की बजाय मैं आपको सीधा प्रैक्टिस पे लेके जाता हूं और उसी के सोल्यूशन से आपको इसका फॉर्मेट भी नजर आ जाएगा। तो अब करते ऐसे हैं कि मैं एक सिंपल सवाल से शुरू कर रहा हूं, उसमें फिर आगे मुश्किलें आगे बढ़ाते जाएंगे, और इसमें भी काफ़ी सारे आपको नोट्स भी लिखवाऊंगा, जिस तरह पिछले चैप्टर्स में लिखवाता रहा हूँ लेक्चर नोट्स, इसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें टिप्स बताया करूँगा। तो इसके लिए सवाल लिख लें। आसान सवाल से शुरू कर रहा हूँ, फिर मैं लेवल बढ़ाता जाऊँगा। हाँ, एक हेडिंग अगर आप और देना चाहें, चलें दे ही लें हेडिंग। कैश बजट में सवाल ट्रेडिंग बिजनेस के भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के भी हैं। तो फोकस हम ताकि कर रहे हो उस वक्त, तो आप ऐसा करें, लिख लें पहले हम ट्रेडिंग बिजनेस के सवाल करने लगे, ये भी आप हेडिंग दे लें चाहे। कैश बजट में कुछ सवाल होंगे जो ट्रेडिंग बिजनेस के हैं और कुछ सवाल होंगे जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के हैं। तो पहले ट्रेडिंग बिजनेस कर लेते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? बस ओपनिंग और क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल होगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग बिजनेस इंट्रो टू अकाउंटिंग। ट्रेडिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ट्रेडिंग बिजनेस की कैश इनफ्लोस क्या क्या होंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग याद करें, कैश इनफ्लोस क्या क्या होते होंगे? सेल्स या सेल से आने वाला पैसा, सेल से आने वाला पैसा। इसको अगर मजीद तोड़ लें तो कैश सेल्स और डेटर से मिलने वाला पैसा। और क्या रिसीट्स हो सकती हैं? कोई अदर इनकम हो सकती है, कहीं से रेंट आ सकता है, कहीं से इंटरेस्ट आ सकता है। अच्छा, आउटफ्लोज में क्या क्या होता होगा? बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर मोटे मोटे नाम लें, जो हम परचेज करके क्रेडिटर्स को पैसे दे रहे हैं वो पेमेंट है, और बिजनेस के बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं उनकी पेमेंट्स हैं, और सिर्फ एक्सपेंसेस ही हैं पे होते हैं, और भी पेमेंट्स हो सकती हैं, वो भी चलो गुड्स ही है ना। और हो सकता है हमने को कैपेक्स करना हो, उसकी पेमेंट होगी, कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। हो सकता है हमने को एसेट खरीदना हो, उसकी भी तो पेमेंट आउटफ्लो ही होगा ना। इसी तरह से हो सकता है कोई लोन वापस करना हो, रीपेमेंट, उसकी भी आउटफ्लो ही होगा। तो ये होते हैं बिजनेस के नॉर्मल इनफ्लोज आउटफ्लोज, कैश बजट में यही होते हैं। तो ट्रेडिंग बिजनेस में गुड्स खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं, ये ट्रेडिंग बिजनेस है। तो मैं एक सिंपल से सवाल से स्टार्ट कर रहा हूं, लिखिए सवाल, लिखिए। मंथली सेल्स आर एज फॉलोज, मंथली सेल्स आर एज फॉलोज। अच्छा, अगली रिकॉर्डिंग कितने बजे? 2 बजे। मुझे लगता है आज एक ही क्लास पे बस करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अभी नहीं, अपलोड इकट्ठे ही करूँगा मैं। 37A 37B एक ही दिन करूँगा। हाँ, ये भी हो सकता है। चलो देखते हैं अभी, क्योंकि घंटा हुआ है मुश्किल से इसको। क्या लिखवाया?
मंथली सेल्स आ रहा है एज फॉलोज, महीना बताऊंगा और रुपए बताऊंगा। महीने लिख लें आप, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 5 महीने हैं और सेल्स लिखी है इनकी 150,000 रुपीज़ हैं सारे। ये मई है, आगे जून की 160,000, 180,000, 200,000, 220,000, हो गई 5 फिगर्स। रिपीट कर रहा हूँ, 150,000 यानी 1.5 लाख, ये मई की सेल्स हैं। फिर 160,000, 1,60,000, ये जून की सेल्स हैं। 180,000, 1,80,000, ये जुलाई की सेल्स हैं। 200,000, 2 लाख, ये अगस्त की सेल्स हैं। और 220,000, 2,20,000, ये सितंबर की सेल्स हैं। अब इनमें ये जो मई और जून की सेल्स थी, इनके साथ ब्रैकेट लगा के लिखें ये एक्चुअल है, और जो जुलाई अगस्त सितंबर है उनके साथ ब्रैकेट लगा के लिखिए ये बजटेड है। यानी हम इस वक्त 30 जून पे खड़े हैं, जून एंड हो गया, मई और जून की तो एक्चुअल सेल्स हैं, और हम लोग बजट बनाने लगे हैं अगले 3 महीने का, यानी अगले क्वार्टर का। तो उसके लिए जुलाई अगस्त और सितंबर की सेल्स बजटेड है। ये हो गई सेल्स। अब आगे आप इंफॉर्मेशन पॉइंट्स में लिख लें, चाहे अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन, और वो पॉइंट्स में लिखते जाएं। अब नंबर 1, total sales comprise of 20% cash and 80% credit. 20% cash and 80% credit. Next point. Thirty percent of debtors. 30% of debtors settle their accounts in 1 month. अच्छा, in 1 month, within 1 month, after 1 month, एक ही बात है, यानी अगले महीने। जैसे अगर जिसने लेट्स से 15 अप्रैल को चीज़ें खरीदी होंगी हमसे, वो फिर मैं 15 मई को देगा। जिसने हमसे 20 अप्रैल को चीज़ें खरीदी होंगी, फिर वो 20 मई को देगा। तो ये मतलब है कि इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, एक ही बात है। यानी जिस महीने की सेल्स के पैसे होंगे उनका कैश कब आएगा? उससे अगले महीने। ये मतलब है इस बात का। दोबारा, 30% डेटर्स सेटल देयर अकाउंट्स इन 1 मंथ एंड 70% डेटर्स सेटल देयर अकाउंट्स इन 2 मंथ्स। तो जो डेटर्स में से 30% हैं वो अगले महीने पैसे देते हैं, और 70% उससे भी अगले महीने पैसे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। All sales are made. All sales are made at a profit margin of 25%, GP margin of 25%. मार्जिन में सेल्स होती है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है? मार्जिन, अगर जीपी मार्जिन है तो सेल्स 100 है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स 100 है? और अगर जीपी मार्जिन,
और अगर जीपी मार्कअप है तो कॉस्ट 100 है। तो मैंने आपको जीपी मार्जिन बताया 25%। और क्या? अच्छा, और अगला पॉइंट लिखिए, नो स्टॉक्स आर मेंटेन्ड, यानी जैसे ही खरीदते हैं वैसे ही बेच देते हैं। इन अदर वर्ड्स, जो बेचना होता है तो साथ ही खरीदते हैं फिर बेच देते हैं, कोई स्टॉक्स नहीं रखते। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है ऑल परचेजेस आर मेड ऑन क्रेडिट। ऑल परचेजेस आर मेड ऑन क्रेडिट। इसी में चल रहा है आगे। 10% creditors are paid in same month। 10% creditors हैं, ब्रैकेट लगा के लिख लें, नीचे लिख लें, साइड पे लिख लें। 10% creditors are paid in same month। 40% creditors are paid in 1 month and 50% creditors are paid in 2 months। जी, 10% को हम सेम महीने में पैसे दे देते हैं, 40% को अगले महीने और 50% को और तंग करते हैं और 2 महीने बाद पैसे देते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, एडमिन एक्सपेंसेस of 10,000 per month are paid in same month। are paid in same month यानी हर महीने 10,000 रुपये देते हैं। फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस, जी नेक्स्ट पॉइंट है, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस आर पेड इन सेम मंथ and variable selling expenses are paid in next month। इसी में लिखिए सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ जून। सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ जून। अच्छा, ये वो सेलिंग एक्सपेंसेस जो फॉर द मंथ ऑफ जून है या वो है जो पे जून में हुए थे? क्या मतलब है इसका, सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ जून? जो भी हैं, जब मैं कह रहा हूं कि सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर द मंथ, जो भी मैं फिगर बताने लगा हूं, ये वो है जो एक्सपेंस जून का है, पे नहीं, जो एक्सपेंस जून का है। सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ जून वर, जून की सेल्स कितनी है? 160,000। 12,000। 12,000 इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए ऑफ विच 1/3 वर फिक्स्ड।
1/3 वर फिक्स्ड, यानी इस 12,000 में से 1/3 फिक्स थे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्लोजिंग, नेक्स्ट पॉइंट है क्लोजिंग कैश बैलेंस ऑफ जून। जून के महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 80,000, 80,000 रुपये। मुझसे रिक्वायर्ड है मंथ वाइज कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग, month wise cash budget for the quarter ending 30th September। मंथ वाइज यानी हर महीने का अलग अलग कॉलम बनेगा। तो अब ये सामने सॉल्यूशन में फॉर्मेट भी आपको नजर आ जाएगा। मंथ वाइज कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर 30। अंग्रेजी, और 3 महीने क्वार्टर में होते हैं तो 3 कॉलम, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये 3 रुपीस के कॉलम आ गए और यहां मैं अंग्रेजी लिखूंगा। कैश बजट में सबसे पहले आएंगे इनफ्लोज। इनफ्लोज कह लें, रिसीट्स कह लें, कोई बात नहीं। इनफ्लोज, इस सवाल में इनफ्लोज क्या क्या है? एक तो कैश सेल्स हैं। कैश सेल्स जिस महीने की होंगी उसी महीने पैसे मिलेंगे ना, तभी तो कैश सेल्स हैं। तो आपको चूंकि सेल्स दी हुई हैं और ये बताया हुआ है कि इनमें से कितनी कैश है, तो हम पेपर मार्कर को बस इतना बता देते हैं कि जो सेल्स तुमने दी है ना, हम उसका 20% करने लगे हैं बस, और आगे सिर्फ आंसर लिख दें। तो जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, मई जून ना बता देना, जुलाई अगस्त सितंबर। जुलाई की कैश सेल्स कितनी हुई? 36,000। अगस्त की 44,000। ये हो गई कैश सेल्स। उसके बाद डेटर्स से भी कैश मिलेगा, इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। ये जो बताया ना, इतने लोग तब पैसे देते हैं, इतने लोग तब पैसे देते हैं, इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग करते हैं। डेटर्स से कैश कितना मिलेगा वो वहां लिखना है। तो क्या सवाल में इंफॉर्मेशन है डेटर्स के कैश के बारे में? इसका मतलब है कि अगर मैं क्रेडिट सेल्स पता हूं तो क्रेडिट सेल्स का कैश के साथ एक लिंक बताया हुआ है, तो इसका मतलब पहले हमें क्रेडिट सेल्स चाहिए। पहले हम क्रेडिट सेल्स लिख लेते हैं और पेपर मार्कर को बता देते हैं कि जो तुमने सेल दी हुई है हम उसका 80% करते जाएंगे तो क्रेडिट सेल आती जाएगी। मई में कितनी? अच्छा, मई और जून की क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि उनके सेल्स के पैसे भी इस क्वार्टर में आने हैं, इसलिए मई जून भी लिखूंगा सेल। जी 120,000।
128,000, 144,000, 160,000, 176,000. अब इसमें से देखते हैं कैश कैसे मिलेगा। ये तो मैंने लिख ली क्रेडिट सेल्स। अब यहाँ से कैश हमें इन 3 महीनों का चाहिए सिर्फ, तो मैं इन तीनों के नीचे कैश लिखूंगा। अब कैश की देखें क्या तरतीब बनने लगी है, क्या हिसाब किताब है कैश के बारे में। वो अगले महीने, तो जो 30% हैं अगले महीने, नेक्स्ट मंथ लिख दें, 1 मंथ लिख दें, एक ही बात है। अब हम पेपर एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि ये हम वो कैलकुलेशन करने लगे वो जो तुमने 30% नेक्स्ट मंथ वालों की बताई हुई है। अब इसमें एग्जामिनर को पता है कि आपको पता है कि जुलाई में किसके पैसे आने, किसके 30% आने, जून वाले के। तो जून का 30% यहाँ, इसका 30% यहाँ और इसका 30% यहाँ। तो जून वाले का 30% कितना, इसका जी 128, 38,400। जुलाई का 30% अगस्त में 43,200, इसका यहाँ 48। और बाकी जो 70% है वो कब, 2 महीने के बाद। तो जो जुलाई में पैसे आएंगे वो कौन से वाले के 70% आएंगे, मई वाले के। तो इसका 70 इधर, वन जीरो 100। तो हमें अब ये पूरी कैश रिसीट्स मिल गई। जुलाई के महीने में 122,400, 132,800 और 148,800। ये हमें रिसीट्स मिल गई फ्रॉम डेटर्स। ये यहाँ इनफ्लोज में आ जाएंगी। ये हो गए इनफ्लोज। वन 158,400, 172,800, 192,800। क्या वो ना मैथ एक आता होता है दिमाग सॉल्व किया है यार। वैसे स्टूडेंट लाइफ में ना मैं कैलकुलेशन ज़बानी बहुत तेज़ कर लेता था। इस तरह कर लेता कि दोस्तों के साथ बाकायदा रेस लगा कि वो कैलकुलेटर पे और मैं ज़बानी। लेकिन अब वो बात नहीं रही। आउटफ्लोज दौर दिमाग में बहुत कुछ जिम्मेदारियां आ गई ना, फिर वो ये चीज़ें प्रैक्टिस हैं।
प्रैक्टिस करते रहे। नहीं तो अभी बनाया सवाल, बार बार क्या किया, अभी तो ज़बानी बना के दिया सवाल आपको। ये भी ताज़ा सवाल बनाया है, कोई याद करके थोड़ी आया था। ये भी ऐसी फिगर्स बताई हैं मैंने, ये तो मैंने प्लस किया है ज़बानी। अच्छा, आउटफ्लोस क्या है? क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, और जिस तरह डेटर्स की वर्किंग की है बिल्कुल इसी तरह हम क्रेडिटर्स की वर्किंग भी कर लेते हैं, क्योंकि इनमें भी कुछ परसेंट लोग कब और कुछ परसेंट लोग कब, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह की वर्किंग कर लेते हैं। चले मैं इसको भी ऊपर लिखा रहने देता हूं ताकि इसी से कंपेयर करके हम कर लें। क्रेडिटर्स की वर्किंग के, अच्छा डेटर्स की वर्किंग के लिए चाहिए थी क्रेडिट सेल्स, क्रेडिटर्स के लिए क्या चाहिए होगा? हाँ भाई, परचेजेस चाहिए होंगे, परचेजेस नहीं हुई है सवाल में। नहीं दी हुई, कोई हिंट, कोई लिंक? इससे क्या पता चलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन हमें तो परचेजेस चाहिए जी। हमें चाहिए परचेजेस, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स की इंफॉर्मेशन है। कैसे? हमें सेल्स का पता है कि सेल्स का 75% कॉस्ट ऑफ सेल्स है, उससे तो निकलेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेकिन जो लिखा है ना कि स्टॉक्स कोई नहीं है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू परचेजेस। अगले सवालों में मैं स्टॉक डाल दूंगा, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स से उसमें मैं परचेजेस तक आना पड़ा करेगा। ये चूंकि पहला सवाल है इसलिए एक लाइन में परचेजेस निकल आएंगी, और हम एग्जामिनर को ये कह देंगे कि सेल्स का 75% कॉस्ट ऑफ सेल्स है, यानी परचेजेस। 25% मार्जिन था ना, तो इसका मतलब सेल्स का 25% मार्जिन है, तो बाकी 75% कॉस्ट है, तो सेल्स का 75% लेंगे तो वो कॉस्ट ऑफ सेल यानी परचेजेस आ जाएंगे। मई में 1.5 लाख का 75%, 150 का 75%, 112,500 जून का, 120 जुलाई। समीर ये कॉलम नजर आएगा, चुप तो नहीं रहा? 135 अगस्त में, सितंबर में 165। ये निकल आई परचेजेस, और परचेजेस से आगे कैश। पेमेंट्स के लिए क्या हिसाब किताब बनाया है? 10% सेम मंथ, 40% नेक्स्ट मंथ लिख लें, 1 मंथ लिख लें, और 50% सेकेंड मंथ। तो जुलाई ही का 10% पे हो जाएगा, अगस्त में अगस्त का ही 10% पे हो जाएगा, और यहाँ सितंबर का ही 10% पे हो जाएगा। जुलाई में कौन सा 40% पे होगा? जून का। अगस्त में जुलाई का। सितंबर में अगस्त का। जुलाई में किसका 50% पे होगा? मई का।
अगस्त में जून का और सितंबर में जुलाई का। तो यहां से बन जाएंगी पेमेंट्स जुलाई की, डबल 117,750, अगस्त की 54 है, इधर जी। वन 11750, 11750, 1, हाँ, और क्या है 129, अभी तक तो बहुत मुश्किल काम, इसके लिए कोई नया नॉलेज नहीं भाई। ये बजटिंग, ये आसान सवाल है, लेकिन बजटिंग यही है कि आपकी कंप्यूटिंग स्किल्स हैं बस। और क्या क्या खर्चा है? एडमिन एक्सपेंसेस हर महीने सेम रहेंगे, कितने? 10,000। सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स्ड वाले हर महीने सेम रहेंगे या चेंज होते जाएंगे? सेम रहेंगे, कितने? जून में 4,000 थे, तो हर महीने 4 ही हुआ करेंगे क्योंकि फिक्स्ड है। वेरिएबल पे 5 मिनट लें और अकल लगाएं इस पे ज़रा। वेरिएबल ढूंढने ज़रा कैसे करें। जी ये सिर्फ जून के लिए थी।
जी डन। देखें फिक्स्ड हर महीने सेम रहेगा तभी वो फिक्स्ड है। अगर हमें जून की इंफॉर्मेशन है तो जून का वेरिएबल निकाल लेते हैं। जून का वेरिएबल कितना है? 8,000, क्योंकि कहा हुआ है कि जून के अंदर जो सेलिंग एक्सपेंसेस थे वो 12,000 थे, उनमें से 1/3 फिक्स था तो बाकी वेरिएबल था। तो अगर हमारे पास जून की इंफॉर्मेशन है तो वहां रिलेशन बना सकते हैं। वर्किंग 3 सेलिंग एक्सपेंसेस जून के वेरिएबल वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस जून के हैं 8,000। जून के वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस का किससे लिंक होगा? वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स के साथ लिंक होगा ना। तो जून की सेल्स कितनी थी? 160,000। आप इसकी मिसाल कमीशन समझ लें, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। फिर क्या करूं? यहां से कोई रिलेशन समझ आ रहा है कि वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस का सेल से क्या रिलेशन है? कैसे निकालें रिलेशन? परसेंटेज देख लें, रेशियो देख लें, तो परसेंटेज बन जाएगा 20% कि 5%? एट डिवाइडेड बाई 160। सेल्स उसका परसेंट नहीं है, वो सेल्स का परसेंट है 5%। तो हमें यहां से पता चल गया कि वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स का 5% होते हैं। तो चूंकि ये वेरिएबल हैं तो हर महीने की सेल्स का 5% उसके सेलिंग एक्सपेंसेस हुआ करेंगे। ये तो हो गए सेलिंग एक्सपेंसेस। पे कब होने हैं? ये अगले महीने। तो अब मैं यहाँ पेमेंट्स में लिख देता हूं, ये मैं पेपर मार्कर को बता रहा हूं कि लास्ट मंथ सेल, ये जो LM लिखा हुआ है ना लास्ट मंथ, ये पेपर में कॉमनली यूज्ड है। LY लिखा होता तो लास्ट ईयर, ये कॉमनली यूज्ड है। तो LM सेल्स यानी पिछले महीने की सेल्स का 5%। और 5% कैसे निकाला? वर्किंग 3। तो जुलाई में जून की सेल्स का 5% पे होगा यानी 8,000। अगस्त में जुलाई की सेल्स का 5% पे होगा। $9,000। और सितंबर में अगस्त की सेल का 5% 10,000। और कोई खर्चा? आउटफ्लोज का टोटल कितना? 139,750। 152,000। 168,000। ये हो गए इनफ्लोज, ये हो गए आउटफ्लोज। इनफ्लोज और आउटफ्लोज का कर लेते हैं नेट। इससे अगली लाइन नेट, नेट कैश फ्लो। जुलाई में रिसीट्स और पेमेंट्स का नेट 18,650। अगस्त में रिसीट्स और पेमेंट्स का नेट 20,800। और सितंबर में 24,800। क्या ये क्लोजिंग बैलेंस है? नहीं, ये तो हर महीने का नेट इंक्रीज या डिक्रीज है। अगर इसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड कर लें तो क्लोजिंग बनेगा। तो इसके बाद आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस
ओपनिंग बैलेंस जून का तो जुलाई का तो पता है कितना, 80 नहीं बताया मैंने। जून का क्लोजिंग बैलेंस कितना बताया कैश का, कैश एंड पे बताया शायद 80,000। तो जुलाई का क्लोजिंग कितना आ जाएगा, ये जुलाई का ओपनिंग हो गया ना फिर, तो जुलाई का ओपनिंग, जुलाई में आने वाला कैश, तो जुलाई का क्लोजिंग कितना आ जाएगा, 98,650। अब ये जो जुलाई का क्लोजिंग है ये अगस्त का ओपनिंग हो जाएगा 98,650। अगस्त का क्लोजिंग क्या हो जाएगा 11,9,450। अब ये जो अगस्त का क्लोजिंग है ये सितंबर का ओपनिंग बन गया 144। ये होता है कैश बजट, मंथ वाइज कैश बजट। अगर मंथ वाइज नहीं बस वैसे ही टोटल होता तो रुपीस का एक ही कॉलम आ रहा होता। ये कैश बजट का एक आसान सवाल, अगली क्लास से अब इसका लेवल बढ़ाता जाऊंगा। चलिए, बात चल रही थी झगड़े पे। ये झगड़े के हवाले से, मतलब सख्त बात के हवाले से एक और हदीस है। ये मैंने लास्ट टाइम जो हदीस सुनाई थी ना, ये उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक और है। ये सही बुखारी में रिवायत है और बड़ी जामे है अगर गौर करें तो, ख़ास तौर पे अगर, वैसे तो सब पे ही है लेकिन आप जिस एज में अभी जवान बच्चे हैं आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, सबके लिए वैसे। सैयदना सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे अपनी दोनों जबड़ों के दरमियान की चीज़ यानी ज़बान और टांगों के दरमियान की चीज़ यानी शर्मगाह की ज़मानत देगा, मैं उसके लिए जन्नत का ज़ामिन हूँगा, ज़ामिन। और अगर अपनी ज़िंदगी की बुराइयों पे नज़र दौड़ाएं तो या तो वो हमारी नफसानी शैवानी ख्वाहिशात हैं या ज़बान का ख़राब होना है, और इन दोनों की ज़मानत अगर कोई दे दे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अगली क्लास में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी।